हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्लावरिंग प्लांट में सीड के बारे में। क्लियर? तो सीड क्या है बेटा? टेक्निकली आप देखो, क्या आपसे पूछा जाता है, इज अ मैच्योर इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो दैट मीन्स जब ओव्यूल किस में चेंज हो रहा है? सीड में। और आपको पता है ओव्यूल के कवरिंग को ही क्या बोलते हैं? इंटीगुमेंट्स। तो इंटीगुमेंट्स बाद में सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग सीड को इस तरह डिफाइन करते हैं, इज द मैच्योर इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम टर्न इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या कहोगे कि सीड फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो गया? सॉरी, ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो गया? सीड में। नाउ अब सीड को क्लासिफाइड किया हमने 3 लेवल पर। एक है एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड पेरियस्पर्मिक सीड। देखो, एंडोस्पर्मिक सीड को एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। दैट मीन्स एल्ब्यूमिन प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट है एंडोस्पर्म में। तो वैसा सीड जहाँ एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, दैट मीन्स डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं है, तो उसे कहते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड। बट जहाँ एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो वहाँ एंडोस्पर्म बेटा बचता नहीं है सीड के अंदर, वहाँ एब्सेंट होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर है? जबकि कुछ ऐसे सीड हैं कि अब देखो, जैसे ये ओव्यूल है, ये एम्ब्रियो सैक है, और ये इसकी कवरिंग है, ये ऐसे कवरिंग था। तो आप सभी को पता है कि इस एम्ब्रियो साइट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूट्रिटिव सेल था। इसको क्या बोलते हैं? न्यूसिलस, ये बोलते हैं। तो न्यूसिलस भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर कर कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सीड हैं जहां पर न्यूसिलस के कुछ रिमेन्स सीड के अंदर बचे रह जाता है, और उसी रिमेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियस्पर्म। और उस तरह के सीड को क्या बोलेंगे? पेरियस्पर्मिक सीड। तो अब यहाँ ध्यान रखना कि कुछ ही सीड में न्यूसिलस के रिमेन्स होते हैं, बाकी में नहीं होते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो, जितने एंडोस्पर्मिक सीड हैं ज़्यादातर मोनोकॉट में होते हैं, है ना, जिसमें व्हीट है, राइस है, मेज है, बार्ली है। बट ये एक एक्सेप्शनल केस याद रखना, कैस्टर एक डाइकॉट सीड है जहां एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। उसी तरह नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जनरली डाइकॉट होते हैं, ठीक है, जैसे ग्राउंड नट है, पी है, बीन्स है, ग्राम है। जबकि यहाँ भी एक एक्सेप्शन केस है, ऑर्किड एक मोनोकॉट है और वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। क्लियर? और जहाँ सीड में बेटा पेरियस्पर्म प्रेजेंट है, उसको हमने कहा था पेरियस्पर्मिक सीड। क्या ले लोगे? ब्लैक पेपर या बीट ले सकते हो, चुकंदर ले सकते हो, काली मिर्च ले सकते हो, यहाँ कार्डिमम भी आ सकता है। क्लियर? अब बेसिकली हम लोग वन बाय वन डाइकॉट और मोनोकॉट सीड की डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम आते हैं डाइकॉट सीड, ठीक है। और किसी भी सीड के मेनली ये 3 कंपोनेंट है, याद रखना, सीड कोट, कॉटिलिडन एंड बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर? अब एक हमने यहाँ पर डाइकॉट सीड लिया है, ग्राम वाली सीड। आप 11th मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है आपने। तो यहाँ क्या देखना है? देखो, ये सीड कोट, और सीड कोट बेटा 2 लेयर में डिफ्रेंशिएटेड है। हमने यहीं पर डिफ्रेंशिएशन शो किया है। बाहर वाली लेयर को कहते हैं टेस्टा, और अंदर वाली ये लेयर मान लो, इसका काम, इससे कहते हैं हम लोग टेगमेन। ये इनर लेयर है। क्लियर? तो ये दोनों टेस्टा और टेगमेन को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? सीड कोट। क्लियर हुआ यहाँ? ये देखो, 2 कॉटिलिडन है, और कॉटिलिडन क्या करता है? पहले भी हमने डिस्कस किया है कि दिस स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। और रिजर्व फूड मटेरियल का क्या रोल होगा? रिजर्व फूड मटेरियल का रोल होगा कि जब सीड बेटा जर्मिनेशन में जाएगा, तो जर्मिनेशन के समय जितनी भी एनर्जी की जरूरत होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा? कॉटिलिडन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? और थर्ड जो कंपोनेंट हमारा, अगर मैं इस बीच से ले लूं, तो इसे मैंने मान लिया एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये ऊपर वाली पोर्शन अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, इसी को हमने क्या कहा था? एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल ही बाद में किस में टर्मिनेट हो जाता है? प्लीम्यूल में टर्मिनेट हो जाता है। ये लोअर वाली पोर्शन है ना, ये लोअर पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, क्या कहोगे इसे? हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल चेंज हो जाता है किसमें? रेडिकल या रूट टिप में। और बीच वाली इस पोर्शन को नॉर्मली हम लोग कहते हैं मीजोपोटाइल। ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का अनदर नेम भी है, जिसे हम लोग टाइजेलम बोलते हैं।
पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको मिलेगा टाइजिलम, ठीक है। और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर ध्यान दो, एक छोटा सा ये एपर्चर होता है, इसे कहते हैं हाइलम, और यही एपर्चर है जो सीड को फ्रूट से अटैच करता है। क्लियर? तो आपको याद रखना है, थ्रू विच सीड अटैच्ड विथ फ्रूट, इसे ये अटैच होता है। क्लियर है? और ये माइक्रोपाइलर पोर है, पता है आपको माइक्रोपाइल जहाँ इंटीगुमेंट एब्सेंट था, और माइक्रोपाइलर पोर क्या है बेटा, ये इसे हम सीड पोर भी नॉर्मली कहते हैं। और जब सीड जर्मिनेट होता है तो वाटर और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट इसी पोर के द्वारा होती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ये ध्यान रखना आपको। क्लियर पार्ट? अब देखो यहाँ प्लेम्यूल है, ये जर्मिनेशन को शो कर रहा है, तो ये शूट सिस्टम, और बेटा ये रेडिकल है, ये रूट सिस्टम। क्लियर हुआ? तो डाइकोट में मेनली या सीड में मेनली 3 कंपोनेंट ध्यान रखने हैं आपको। सीड कोट जो डाइकोट में टेस्टा और टेगमेंट में डिफरेंशिएटेड है। क्लियर? एम्ब्रियोनल एक्सिस जो 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है, एंड कॉटिलीडन जो कि 2 कॉटिलीडन है रिजर्व फूड के साथ है। क्लियर? अब कुछ हमारे एनसीईआरटी में डाइकोट सीड के स्ट्रक्चर भी दे रखे हैं एडिशनल। तो अब देखो ये बीन्स की स्ट्रक्चर दिख रही है, 2 कॉटिलीडन दिख रहा है। क्लियर? ये भी सीड की स्ट्रक्चर है कैस्टर की। तो आप देखो यहाँ एंडोस्पर्म है, ये सीड कोट है, ये कॉटिलीडन है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये लेवलिंग है आप ध्यान रखना, फिगर की लेवलिंग एनसीईआरटी वाली, ठीक है। अब हम मोनोकॉट सीड की अगर डिस्कशन करें तो देखो मोनोकॉट सीड नॉर्मली आपके सिलेबस में ये मेज सीड की स्ट्रक्चर दे रखा है, और ये भी मोनोकॉट है, अनियन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसके भी मेनली 3 कंपोनेंट वही लोगे, कॉटिलीडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड व्हाट, सीड कोट। तो अगर मैं मोनोकॉट के सीड कोट की बात करूं तो बेटा ये सीड कोट डिफरेंशिएटेड नहीं होता, टेस्टा टेगमेंट की तरह नहीं होता, ध्यान रखना, नॉट डिफरेंशिएटेड एज टेस्टा एंड टेगमेंट, यहाँ इस तरह की डिफरेंशिएशन नहीं होती। और ये सीड कोट हमेशा फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल से, फ्यूज्ड विथ पेरिकार्प, पेरिकार्प को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट वॉल, इसी को बोलते हैं फ्रूट वॉल। अब देखो ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये है फ्रूट वॉल। तो क्लियर हुआ कि मोनोकॉट में सीड कोट डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, पेरिकार्प से फ्यूज होता है। दूसरी कंडीशन आप देखो, मोनोकॉट में एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसे कहा था एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर है? ठीक है। और बेटा एंडोस्पर्म चारों तरफ से एक लेयर से कवर्ड होता है। अब देखो ये लेयर, इसे हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या बोलेंगे? एल्यूरोन लेयर। और एल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म ही बनाता है। तो आपको पता है एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, 3n। तो इस एल्यूरोन लेयर की भी प्लॉइडी क्या हो गई, 3n। और ध्यान रखना इसके केमिकल नेचर आपसे पूछा गया है, तो ये किसका बना होता है बेटा, प्रोटीन का बना होता है। क्लियर? और एल्यूरोन लेयर का काम है कि एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट रखे, ताकि एम्ब्रियो को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी ना मिले, बल्जिंग ना हो। क्लियर? अच्छे से डेवलपमेंट हो। अब मोनोकॉट में यहाँ सील्ड सेप्ट कॉटिलीडन है, और इसी सिंगल कॉटिलीडन को हमने क्या कहा, एस्कुटेलम कहा। ये सिंगल कॉटिलीडन, ये ध्यान रखना है। क्लियर? और एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ बहुत ज़्यादा वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। फाइनली जाकर आप देखो ये प्लेम्यूल की कवरिंग बनाती है, उसे कहते हैं हम लोग कोलियोप्टाइल, और रेडिकल की कवरिंग को क्या कहेंगे, कोलियोराइजा। पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो ध्यान रखना, इज द कवरिंग ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप, रूट कैप भी ले सकते हो यहाँ, और कोलियोप्टाइल इज कवरिंग ऑफ प्लेम्यूल। क्लियर? तो ये सारे पोर्शन हुए मोनोकॉट के। यहाँ भी आप देख सकते हो सीड कोट डिफरेंशिएटेड नहीं है, कॉटिलीडन यहाँ दिख रहा है, और ये हाइपोकोटाइल वाली रीजन है, रूट टिप, और एंडोस्पर्म भी यहाँ दिख रहा है। क्लियर है? तो मोनोकॉट और डाइकॉट में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि डाइकॉट में सीड कोट डिफरेंशिएटेड था टेस्टा टेगमेंट में, मोनोकॉट में नहीं होता, फ्यूज होता है फ्रूट वॉल से। डाइकॉट में बेटा एंडोस्पर्म नहीं था, कुछ एक्सेप्शन है यहाँ, बट मोनोकॉट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। क्लियर? वहाँ पर 2 कॉटिलीडन था,
यहाँ सिंगल कॉटिलीडन है, दैट इज एस्कुटेलम, और यहाँ पर प्लीम्यूल और रेडिकल की कवरिंग है, जिसे हमने कोलियोप्टाइड और कोलियोराइजा कहा रिस्पेक्टिवली, जबकि डाइकॉट में इस तरह की कवरिंग नहीं होती। क्लियर हुआ? तो अब आप देख लो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी नैप में हम आ जाते हैं। क्लियर? एनसीईआरटी नैप अब देखो क्या कहता है। देखो, इन एंजियोस्पर्म दैट सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो जो ऑर्डर हमने देखा था कि पहले एंडोस्पर्म बना, फिर बना था एम्ब्रियो, और सीड और फ्रूट बेटा ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं, साथ साथ बनते हैं। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी ने कहा है कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट। और अगर यहाँ पर फ्रूट भी जोड़ दिया जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि फ्रूट इज ऑल्सो ए फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? इट इज ऑफन described as a fertilized ovule. Clear? Seed are formed inside the fruit, that means ovary के अंदर, and seed typically consist of कितने component? Seed coat, first component हमने देखा, फिर क्या था बेटा? Cotyledons and then embryonal axis, यही बातें हमने की। Clear? Now first part की बात ये कर रहे हैं, the cotyledon of the embryo are the simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserve. Clear? अब यहाँ पर सीड को इन्होंने क्लासिफाइड किया एंडोस्पर्म के रिस्पेक्ट में, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। दैट मीन्स यहाँ एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बताया अभी हमने, जैसे पी है, ग्राउंड नट है। क्लियर है? जबकि एल्ब्यूमिनस सीड में, एंडोस्पर्मिक सीड में आप देखो, नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म यहाँ बचा रह जाता है, जैसे कि व्हीट है। इन जनरल ये सारे मोनोकॉट हैं, बीच में एक एक्सेप्शन केस है, डाइकॉट कैस्टर। एंड थर्ड क्राइटेरिया देखो, ओकेजनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट द रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट, एंड दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट ऑफ न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरीस्पर्म। और इसी तरह हम इस सीड को क्या कहते हैं? पेरीस्पर्मिक सीड बोला था हमने। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में देखो डिस्कशन हुआ जो एंटीगुमेंट से ओव्यूल का, बेटा हार्ड टफ लेयर है और फाइनली क्या बनाता है? सीड कोट। पढ़ा हमने। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट एंड दिस फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। यही हमने फंक्शन पढ़ा था माइक्रोपाइल का। क्लियर है? जैसे सीड मैच्योर होता है, its water content is reduced and seed becomes relatively dry, 10 to 15% moisture by mass, कम हो जाता है। अब इसके कारण इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है, एंड एम्ब्रियो डेवलप्ड नहीं हो पाता, दैट मीन सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता, और इसी कंडीशन को हमने क्या कहा? डॉर्मेंसी। ये ध्यान रखना, सीड के अपने कोई इंटरनल प्रॉब्लम के कारण अगर सीड जर्मिनेशन नहीं होता उसे डोरमेंसी कहते हैं। लेकिन आप याद रखोगे कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रॉब्लम के कारण अगर सीड जर्मिनेट नहीं होता तो उसके लिए बेटा हमने अलग टर्म दिया है, उसे कहते हैं क्विसेंस। तो दो टर्मिनोलॉजी है, सीड की खुद का प्रॉब्लम है, जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, डोरमेंसी। इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर फेवरेबल नहीं है और सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है तो उसे हम कहेंगे क्विसेंस। क्लियर है? नो, अब हमारी बुक में सीड की कुछ सिग्निफिकेंस दे रखे हैं, और सिग्निफिकेंस में आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिस्कस कर दे रहा हूँ कि क्या क्या सीड से हमें फायदा है। देखो, फर्स्ट पॉइंट, सीड हमें ये कहती है कि एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, स्पेशली फर्टिलाइजेशन, आर इनडिपेंडेंट ऑफ वाटर, पानी की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, सीड का बनना लगभग निश्चित तय है, क्योंकि हमें वाटर पर डिपेंडेंसी नहीं है। सेकेंड रीजन कह रहा है, सीड हैव बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पेसीज टू कोलोनाइज इन एरिया। क्लियर है? ऑफकोर्स यहाँ कहने का मतलब कि बेटा सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हुआ है, वेरिएशन हुआ है, तो वेरिएशंस के कारण सीड में एडाप्टेशन या इसके प्लांट में एडाप्टेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और जब एडाप्टेशन ज़्यादा होगा तो उसकी सर्वाइवल डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब यही है। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या दे रखा है?
कि इस सीड के पास बहुत सारे कॉटिलिडन में एनर्जी होते हैं जो सीडलिंग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब तक कि प्लांट फोटोसिंथेटिकली कॉम्पिटेंट नहीं हो जाता। ऑफ कोर्स जब तक लीफ आएगा नहीं तो बेटा सीड फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, तो जब तक लीफ आ नहीं जाता जितनी एनर्जी की जरूरत होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा? कॉटिलिडन प्रोवाइड करेगा। फोर्थ लेयर आप देखो क्या कह रहा है कि हार्ड सीट कोट के कारण ये यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? वही बातें बताई अभी मैंने आपको कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दे जेनेटिक न्यू कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन। ऑफ कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है प्रोडक्ट, तो यहाँ वेरिएशन आएगा और वेरिएशन एडाप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या बता रखा है? सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। ऑफ कोर्स अगर सीड ना हो तो हम नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट को ग्रो नहीं करा सकते, आगे की जनरेशन बढ़ा नहीं सकते। तो यही आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन यू इमेजिन द एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड और इन द एब्सेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर द फॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टोर्ड। क्या आपको लगता है कि सीड को हम स्टोर किए बगैर अगर कंटिन्यू जनरेशन में आए, सीड बना और क्विक जर्मिनेशन में चला जाए, हम उसे स्टोर न कर सकें, तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल नहीं बेटा। बहुत ऐसे सीरियल्स है जिसके सीड को ही हम खाते हैं, जैसे व्हीट है, राइस है, वो सीड ही है और उसी स्टोर्ड सीड को हम अपने फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। तो सीड को स्टोर करना भी जरूरी है और स्टोर सीड को हम जब चाहें जर्मिनेट कराकर नए प्लांट बना लें, वो भी जरूरी है। क्लियर? तो अब नया क्राइटेरिया क्या पूछा है? कितने दिनों तक सीड वायबल रह सकता है? कहने का मतलब जो सीड आप स्टोर करना चाहते हो तो कितने दिनों तक स्टोर कर कर जब इसे आप जर्मिनेट कराओ तो ये जर्मिनेट कर जाए। दैट मीन्स इसकी वायबिलिटी पीरियड कितने दिनों की हो सकती है। तो ऑफकोर्स बेटा देखो क्या कह रहा है, कुछ स्पेसीज में सीड लूज देयर वायबिलिटी विद इन ए मंथ। कुछ ऐसे स्पेसीज हैं 2-4-6 मंथ में वायबिलिटी लूज कर जाते हैं, आगे जर्मिनेट नहीं करेंगे। बट सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज लाइफ फॉर सेवरल ईयर्स एंड इसे हम 100 ईयर्स तक भी कुछ सीड मिले हैं हमें। कैसे मिले हैं? इसका एग्जाम्पल हमारे बुक में दे रखा है, देखो। ओल्डेस्ट वायबल सीड ल्यूपाइन, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस, साइंटिफिक नेम याद रखना है। और इसे हमने खुदाई में निकाला था बेटा, आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन होता है आर्कटिक टुंड्रा से निकाला। और क्या देखा कि दिस सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। 10,000 साल तक ये डोरमेंसी में रहा, फिर उसके बाद जर्मिनेट होकर फ्लावरिंग शो किया। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बहुत 100 सालों तक भी सीड वायबल पीरियड में रह सकता है। दूसरी हमारे पास रिसेंट एग्जांपल है डेट पाम। डेट पाम फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। बेटा इसको हमने खुदाई में निकाला था, कहाँ से? एक्सकैवेशन फ्रॉम किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी, यहाँ से निकाला। और क्या देखा कि 2000 साल तक ये डोरमेंसी में रहा और फिर उसके बाद जर्मिनेट हुआ और फ्लावरिंग को शो किया। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि हम लोग सीड को बहुत दिनों तक संभाल कर कंबाइल कर कर रख सकते हैं, स्टोर कर कर रख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आपसे यहाँ पूछा गया है कि इस लास्ट पैराग्राफ पर मैं आ रहा हूँ, कैन यू थिंक द सेम प्लांट इन विच contain very large number of seed? ऑफकोर्स बेटा, ऑर्किड, ऑर्किड बहुत सी थाउजेंड ऑफ टीनी सीड प्रोड्यूस करता है, छोटे छोटे सीड बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह दो एग्जाम्पल हमारे बुक में ओरोबैंकी एंड एस्ट्रिगा, जो कि ये पैरासिटिक स्पेसीज हैं, ध्यान रखना, ये भी ऑर्किड की तरह थाउजेंड ऑफ स्मॉल सीड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपसे ये कहा गया है कि अब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट। तो क्या इस क्वेश्चंस के कुछ आंसर हो सकते हैं आपके पास? देखो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी एग आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक? इमेजिन करो एक एम्ब्रियो सैक में हमारी एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियो सैक कितनी थी बेटा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज था। और इस एम्ब्रियो सैक में कितने एग थे? आप खुद देखो, एग कितना था बेटा? 1 एग था। क्लियर है? तो इसका आंसर आपको मिल गया 1 एग। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मेनी
एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओफ्यूल। एक ओफ्यूल के अंदर, जैसे ये एम्ब्रियो सैक है और ये हमने ओफ्यूल की स्ट्रक्चर बनाई, एनाट्रोपस ओव्यूल। आप इमेजिन करो यहाँ, ये एनाट्रोपस ओव्यूल, तो एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक आपको दिख रहे हैं? क्लियर? यहाँ भी आंसर क्या हो गया? 1। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी। अब एक ओवरी में कितने ओव्यूल हो सकते हैं? आप सभी ने पढ़ा है बेटा कि एक ओवरी के अंदर बहुत सारी कैविटीज होती हैं और इसी कैविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लोक्यूल्स बोलते हैं। तो आप लोक्यूल्स में पढ़ा है कि एक लोक्यूल में, एक ओवरी में 1 ओव्यूल भी हो सकता है, जैसे कि मैंगो था, वीट था, और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं, जैसे वाटरमेलन, ऑर्किड्स, पपाया। तो अब यहाँ क्या आंसर हो गया आपको? यहाँ 1 भी हो सकता है, मेनी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैविटी किस तरह की है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप देखो, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन ए टिपिकल फ्लावर। अब देखो, इसके अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। अगर हमारा फ्लावर, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पिस्टिल को आपने क्या बोला है? ग्रुप ऑफ पिस्टिल को गाइनिसियम, और एक पिस्टिल में एक ओवरी। तो अगर फ्लावर मोनोकार्पेलरी है, एक कार्पेल कर बना है, तो वहां 1 होगा। क्लियर है? अगर बेटा ये बाई कार्पेलरी है तो 2 कार्पेल हो गया, इसका मतलब वहां कितने ओव्यूल हो गए? ओवरी हो गए, 2 हो गए। अगर ये ट्राई कार्पेलरी है तो कितने हो गए? 3 हो गए। और अगर ये मल्टी कार्पेलरी फ्लावर है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत सारे हो जाएंगे। क्लियर हुआ? एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए ट्री। ये नॉर्मल सी बात है कि एक ट्री पर बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं, मेनी फ्लावर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा डिस्कशन रहा बेटा सीड के स्ट्रक्चर, और ये सारी उनकी कंडीशन है जो आपके बुक में दे रखी है। क्लियर? तो बेटे, अगर ये डिस्कशन आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो, तो आप ज़रूर इसे लाइक करो, आप अपने दोस्तों के बीच में इसे फॉरवर्ड करो, एंड बेल आइकन दबा कर रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन।